नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ अनन्या बेदी। बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर कांग्रेस की बैठक में सोनिया गांधी का बीजेपी पर हमला। बीजेपी आरएसएस शैतानी शक्तियां हैं, सोनिया गांधी ने कहा है। बीजेपी के पैशाचिक अभियान से लड़ना है, सोनिया गांधी की तरफ से कहा गया। बीजेपी की मार्केटिंग को उजागर करना होगा, तो सीधे तौर पर सोनिया गांधी ने बीजेपी पर निशाना साधा है। तो बीजेपी की मार्केटिंग को उजागर करना होगा। तो कांग्रेस की बैठक में सोनिया गांधी का बीजेपी पर हमला। बीजेपी आरएसएस शैतानी शक्तियां हैं, ये सोनिया गांधी की तरफ से कहा गया है। तो सीधे तौर पर सरकार पर सोनिया गांधी ने निशाना साधा। बीजेपी के पैशाचिक अभियान से लड़ना है, सोनिया गांधी ने कहा। बीजेपी की मार्केटिंग को उजागर करना होगा। तो मार्केटिंग को लेकर बीजेपी आरएसएस शैतानी शक्तियां हैं, ऐसे तमाम मुद्दों को लेकर सोनिया गांधी ने बीजेपी पर निशाना साधा। तो बीजेपी के पैशाचिक अभियान से लड़ना है, सोनिया गांधी ने कहा। बीजेपी की मार्केटिंग को उजागर करना होगा, ये सोनिया गांधी की तरफ से कहा गया है। तो सीधे तौर पर निशाना साधा है सोनिया गांधी ने सरकार पर, बीजेपी पर, आरएसएस संगठन पर। और पीयूष तिवारी हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए लाइव हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। पीयूष, बीजेपी आरएसएस शैतानी शक्तियां हैं, सोनिया गांधी ने सीधे तौर पर सरकार पर निशाना साधा है। जी बिल्कुल, देखिए लगातार सोनिया गांधी हो या कांग्रेस पार्टी हो, भारतीय जनता पार्टी पर हमलावर रही है। और निश्चित तौर पे आरएसएस हो या भारतीय जनता पार्टी हो, हमेशा से ही कांग्रेस पार्टी की ओर से बयान आता है बीजेपी के खिलाफ या आरएसएस के खिलाफ। इस बार भी कहीं ना कहीं सोनिया गांधी ने ऐसा बयान दिया है, चूंकि 1 घंटे पहले से ये मीटिंग चल रही है और अभी भी ये मीटिंग चल रही है। 5 राज्यों में चुनाव है, 5 राज्यों में चुनाव को देखते हुए ये मीटिंग काफी अहम है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी पर हमलावर होना या आरएसएस पे हमलावर होना काफी एक तरीके से आक्रामक रूप से सोनिया गांधी ने ये हमला किया है। इसके साथ ही सोनिया गांधी ने कहा कि जो भी मीटिंग में चर्चाएं होती है उसको हम लोग अपने कार्यकर्ताओं यानी कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं तक नहीं पहुंचा पाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये विफलता है और पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व को इसमें एक्शन लेना चाहिए और कहीं ना कहीं अपनी बातों को छोटे स्तर तक, चाहे वो बूथ लेवल के कार्यकर्ता हो या प्रदेश लेवल के कार्यकर्ता हो, उन तक ये बातें पहुंचाई जानी चाहिए कि कांग्रेस पार्टी किस प्रकार से अपनी रणनीतियां बना रही है। अब की बार भारतीय जनता पार्टी को घेरने के लिए लखीमपुर का मामला हो उत्तर प्रदेश में या किसान आंदोलन हो देश भर में, 5 राज्यों में चुनाव है। उत्तराखंड को लेकर भी आज अहम ऐलान हो सकते हैं। कहीं ना कहीं यूपी में जिस प्रकार से प्रियंका गांधी एक तरीके से आक्रामक रूप में नजर आ रही है, चुनाव में सक्रिय नजर आ रही है, जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में 40% सीटों पर महिलाओं को टिकट देने का ऐलान कांग्रेस पार्टी ने किया। हो सकता है कि उत्तराखंड में भी ऐसे बड़े ऐलान आज ही कांग्रेस पार्टी कर दे, लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि इस बैठक के बाद क्या कुछ निकलकर सामने आता है। लेकिन कई कांग्रेस नेताओं से जब हमने भी बात की तो उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश के विकास के लिए प्रियंका गांधी सोच रही है और कांग्रेस की सरकार बनती है, तो निश्चित तौर पर 10 लाख का इलाज तक का ऐलान प्रियंका गांधी ने किया। तो हो सकता है कि उत्तराखंड को लेकर भी ऐसे ऐलान हो सके, क्योंकि उत्तराखंड के कई जो प्रभारी हैं वो बुलाए गए हैं, जो भी पदाधिकारी है कांग्रेस पार्टी के वो बुलाए गए हैं। चलिए पीयूष, आप हमारे साथ बने रहिए, आगे भी खबरों पर हम आपसे अपडेट लेंगे, लेकिन उससे पहले हम दर्शकों को खबर दिखाएंगे। समीर वानखेड़े दिल्ली के एनसीबी ऑफिस पहुंचे हैं, हर जांच के लिए तैयार हूं, समीर की तरफ से कहा गया। एनसीबी में समीर वानखेड़े की विजिलेंस जांच, तो बड़ी खबर, जहां पर दिल्ली एनसीबी ऑफिस पहुंचे हैं समीर वानखेड़े। तो समीर वानखेड़े दिल्ली के एनसीबी ऑफिस पहुंचे हैं, आज अपना पक्ष रखने के लिए एनसीबी हेडक्वार्टर समीर वानखेड़े को बुलाया गया था। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, समीर वानखेड़े दिल्ली के एनसीबी ऑफिस पहुंचे हैं। पीयूष हमारे साथ बने हुए हैं ज्यादा जानकारी के लिए। पीयूष, समीर वानखेड़े दिल्ली एनसीबी हेडक्वार्टर पहुंचे हैं, फिलहाल अपडेट आपके पास क्या है? अपना पक्ष रखने के लिए वो यहां पर आए हैं। जी बिल्कुल, देखिए एनसीपी और एनसीबी तो दोनों में तकरार। समीर वानखेड़े की पत्नी का क्या कुछ कहना है, सुनिए जरा। ऑनलाइन सर्टिफिकेट सबके बर्थ सर्टिफिकेट अवेलेबल होते हैं इंटरनेट पर, उनका ऑनलाइन सर्टिफिकेट नहीं मिल रहा है, ऐसा क्यों? उनका बर्थ सर्टिफिकेट कहाँ पर है समीर वानखेड़े? तो इनकी रिसर्च टीम फैंटास्टिक रिसर्च करके वो जब लिखते हैं तो उन्होंने और फैंटास्टिक रिसर्च
करके वो फाइंड आउट करना चाहिए कि उनका ऑनलाइन सर्टिफिकेट क्यों, हमने तो पेश किया ना ऑनलाइन सर्टिफिकेट, उनका जो भी रियल बर्थ सर्टिफिकेट है मेरे फादर इन लॉ दिखा चुके हैं, तो इससे ज्यादा और हम बार बार क्या प्रूव करते रहे, बार बार कितनी बार हम लोग चिल्ला चिल्ला के बोले, इतना नहीं बोल सकते। और शायद आज मैं लास्ट टाइम प्रेस से बात करी, शायद मैं कल से प्रेस से भी बात नहीं करूंगी, क्योंकि हम तंग आ चुके हैं, हम लोग तंग आ चुके हैं रोज रोज एक एक प्रूफ देते हुए, जबकि मेरा पति झूठा नहीं है, तो क्यों हम लोग सहन करें? वी आर नॉट गोइंग टू टेक दिस, ऑफकोर्स बाहेर पडतील आणि मला असं वाटतं की हे आरोप कोर्टात केलेलेच नाही आहेत, हे ट्विटरवर केलेले आरोप, आणि ट्विटर कोर्ट आहे का? तर नाही आहे। तर तुम्ही कोर्टात जर हे आरोप केले आणि ते सिद्ध झाले तर त्यांना आपण गुन्हेगार मानूया ना। मीडिया ट्रायल कशी काय होऊ शकते एखाद्या माणसाची, आणि एखाद्या अशा माणसाची ज्याचा 15 वर्ष रेकॉर्ड क्लीन अँड क्लिअर आहे, त्याच्यावर तुम्ही हे आरोप लावूच शकत नाही। मलिक चैलेंज कर रहे हैं, मलिक चैलेंज कर रहे हैं, आप कोर्ट में जाइए, आपके ऊपर डिफेमेशन कीजिए, मलिक चैलेंज कर रहे हैं कि आप कोर्ट में जाइए, आप डिफेमेशन कीजिए, अगर उनके खुलासे को लेकर किसी तरह की कोई आपत्ति है तो। हम लोग क्यों जाए कोर्ट में, हम लोग क्यों जाए? आरोप तो वो लगा रहे हैं ना, आरोप वो लगा रहे हैं, तो उनको जाना चाहिए कोर्ट में। और हमारे पास इतने पैसे नहीं है, हमारे पास ऐसे करोड़ों की जायदाद नहीं है, और हम बहुत सिंपल लोग हैं, और कोर्ट में जाने के लिए भी आपको कुछ पैसे लगते हैं। तो अगर हमारे नाक के ऊपर पानी चला गया तो हम डेफिनेटली जाएंगे, लेकिन जब तक हम लोग ऐसे ही लड़ रहे, जब तक जनता के सपोर्ट से लड़ पा रहे हैं, तब तक लड़ेंगे, और अगर जरूरत पड़ी तो हम डेफिनेटली जाएंगे। लेकिन ये चैलेंज करके कुछ नहीं होता है, क्योंकि उनके पास बहुत पैसा है, शायद हमारे पास उतना क्यों लगा रहे थे, क्या लगता है आपको, क्या वजह है आरोप लगाने का? नहीं, मैं उनसे सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि आपको हम शुभकामनाएं देते हैं, और आपका घर अच्छा रहे, आप सुखी रहे, और हमारे दिल से आपको सिर्फ पॉजिटिविटी है। मुझे एक बात बहुत बड़ी है कि नवाब मलिक अब तक तमाम आरोप लगा रहे थे, लेकिन किरण गोसावी जो कि विटनेस है आर्यन खान के मामले में, विवादित जो फरार चल रहे हैं, उनकी जो बॉडीगार्ड है प्रभाकर सैल, उन्होंने एक बहुत बड़ा इल्जाम लगाया कि 25 करोड़ की डील होने वाली थी, और उन्होंने खुद अपने कानों से सुना है कि 8 करोड़ उसमें से समीर वानखेड़े को मिलने वाले थे। ये बहुत बड़ा इल्जाम लगाया है, क्या कहेंगे इस पे आप? इसकी कोई भी एविडेंस उन्होंने अभी तक पेश नहीं की है, और ये दलीलें और जो भी उन्होंने कहा है सब प्रेस के सामने कहा है। यही चीज वो जब कोर्ट में कहेंगे शायद, और उसके ऊपर वो प्रूफ्स देंगे, तभी ये चीज प्रूव होगी। तो हियर एंड से हम लोग जजमेंट नहीं लगा सकते, क्योंकि माननीय कोर्ट सबसे ज्यादा बड़ा है और सबसे ऊपर है, हम लोग तो फिर भी इंसान है नॉर्मल। आपको क्या लगता है क्यों टारगेट किया जा रहा है समीर वानखेड़े को? आपको क्या लगता है कि क्या वजह है? मुझे ऐसा लगता है कि समीर जी के जॉब और उनकी काम करने की शैली से, क्योंकि वो ऑनेस्ट ऑफिसर है, उससे बहुत लोगों को अड़चन होती होगी, बहुत लोग चाहते कि वो कुर्सी से हट जाए और उनका गुजारा चलता रहे, तो शायद इसीलिए वो चाहते हैं कि ये हट जाए, और उनकी समीर जी की वजह से उनको तकलीफ ना हो। समीर वानखेड़े या सगळ्या आरोपातून बाहेर पडतील का, आणि नवाब मलिकांना ते उत्तर देणार आहे? समीर वानखेडे नक्कीच ह्या सगळ्यातनं बाहेर पडतील, आणि 100% पडणारच, कारण की जिंकतं तर सत्याचाच विजय होतो शेवटी। आणि व्हॉट वॉज युअर नेक्स्ट क्वेश्चन? नवाब मलिक यांना उत्तर देणार? मला वाटतं ते उत्तर तर वेळच देईल, आता टाइम विल शो एव्हरीथिंग। हळूहळू सगळ्या गोष्टी, ते अजूनही काय कट कारस्थानं रचतील, अजून काय डॉक्युमेंट्स क्रिएट करून अजून त्यांना कशात गोवायचा तर प्रयत्न नक्कीच करणार, आणि समीरजी त्यातून काही वाचणार नाहीयेत, पण त्या गोष्टी सिद्ध करणं हे सगळ्यात मोठी गोष्ट असते, आणि ते सिद्ध होणं कठीण आहे, कारण की ते सगळं खोटं आहे। क्या आपको लगता है कि सिर्फ नवाब मलिक, क्या आपको लगता है निश्चित त्रास होतोय, निश्चित त्रास होतो। एक मराठी असल्याचा मला प्रचंड अभिमान आहे, आणि मला माझ्याच महाराष्ट्र स्टेटमध्ये कोणीतरी येऊन घाबरवतं, कोणीतरी येऊन धमक्या देतं, आणि मला इतर वेगवेगळ्या राज्यांमधनं सपोर्टचे मेसेजेस येतात, महाराष्ट्रातनं पण येतात, पण मला असं वाटतं की मला माझ्या राज्यात घाबरलं नाही पाहिजे, आणि मला माझ्या राज्यात सेफ वाटलं पाहिजे, आणि मी ह्याचाही स्वागत करते की आपलं महाराष्ट्र स्टेट, सेंट्रल पोलीस हे सगळे मला सिक्युरिटी देतात। आता पण तुम्ही बघितलं तर मी एका गाडीतनं उतरले, तर येस डेफिनेटली दे आर टेकिंग केअर ऑफ अस, पण ह्याच्या जी तो समीर वानखेड़े की पत्नी क्रांति वानखेड़े को आप सुने थे, उन्होंने कहा कि साफ तौर पर झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं। और चलिए बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं, कानपुर से रुई के गोदाम में लगी है भीषण आग ने लिया है विकराल रूप। रायपुरवा थाना क्षेत्र के आलू मंडी के पास रुई के गोदाम में आग लगी है। बड़ी खबर, आग किन कारणों की वजह से लगी इस बात का खुलासा फिलहाल नहीं हुआ है। आग ने विकराल रूप लिया है, रुई के गोदाम में भीषण आग लगी है। रायपुरवा थाना क्षेत्र की आलू मंडी का ये मामला है, जहां रुई के गोदाम में भीषण आग लगी।
तो आग ने लिया विकराल रूप। रायपुरवा थाना क्षेत्र में आलू मंडी के पास रुई के गोदाम में आग लगी है। तो कानपुर से बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर रुई के गोदाम में भीषण आग लगी। आग ने विकराल रूप लिया है। कानपुर से बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। रुई के गोदाम में भीषण आग लगी। आग ने किस तरह से विकराल रूप धारण किया हुआ है। आसमान में धुएं का गुबार उठ रहा है, आप देख सकते हैं तस्वीरों में। और वहीं योगी के गढ़ में गरजेंगी प्रियंका गांधी वाड्रा। गोरखपुर में रैली कर कांग्रेसियों को देंगी नया मंत्र। रैली सफल बनाने को लेकर तैयारियों में जुटे हैं कांग्रेसी। तो योगी के गढ़ में गरजेंगी प्रियंका गांधी वाड्रा। गोरखपुर में रैली कर कांग्रेसियों को नया मंत्र देंगी प्रियंका गांधी वाड्रा। और वहीं रैली को सफल बनाने की तैयारियों में जुटे हैं कांग्रेसी। तो योगी के गढ़ में गरजेंगी प्रियंका गांधी वाड्रा। बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं। गोरखपुर में रैली कर कांग्रेसियों को देंगी नया मंत्र। रैली सफल बनाने को तैयारियों में जुटी है कांग्रेसी। रैली को किस तरह से आखिरकार सफल बनाया जाए, इसकी तैयारियों में कांग्रेसी कार्यकर्ता लगातार जुट गए हैं। तो गोरखपुर में रैली कर कांग्रेसियों को देंगे नया मंत्र। योगी के गढ़ में प्रियंका गांधी वाड्रा रैली करेंगी। रैली को सफल बनाने की लगातार कोशिश की जा रही है। नगमा शेख हमारी संवाददाता फोन लाइन पर जानकारी के लिए जुड़ गई हैं। नगमा, गोरखपुर में प्रियंका गांधी वाड्रा की रैली को सफल बनाने में लगातार कांग्रेसी कार्यकर्ता जुटे हुए हैं। बिल्कुल, आपको बता दें कि प्रियंका गांधी से पहले वाराणसी में, जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गढ़ है, वहां पर उन्होंने रैली की शुरुआत की थी, जिसका नाम किसान न्याय रैली का दिया गया था। इसके बाद उन्होंने प्रतिज्ञा यात्रा शुरू की और प्रतिज्ञा यात्रा के बाद अब पूरा फोकस उनका गोरखपुर रैली पर है, जहां पर मुख्यमंत्री का गढ़ माना जाता है। और ऐसे में प्रियंका गांधी लगातार उत्तर प्रदेश में एक्टिव नजर आ रही है। 2022 के चुनाव को देखते हुए जो कार्यकर्ता है वो क्षेत्र में निकल चुके हैं अपनी प्रतिज्ञा यात्रा को लेकर। प्रियंका गांधी लगातार कार्यकर्ताओं से जुड़ी हुई है और अब सबसे जो अहम है वो ये है कि प्रियंका गांधी अब गोरखपुर में, यानी योगी आदित्यनाथ के क्षेत्र में, अपना जो 2022 से पहले जो शक्ति प्रदर्शन है वो दिखाने की पूरी कोशिश में लगे हुए हैं, जिसको देखते हुए प्रियंका गांधी लगातार कार्यकर्ताओं से मुलाकात भी कर रही है, बैठकें भी कर रही है और उसकी तैयारी को लेकर पूरी जो नजर है वो इस वक्त प्रियंका गांधी गोरखपुर पर रखे हुए। जी चलिए ठीक है नगमा, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आपके संयोजक अरविंद केजरीवाल अयोध्या दौरे पर हैं। केजरीवाल ने आज सुबह हनुमानगढ़ी और रामलला के दर्शन के बाद केजरीवाल ने बड़ा ऐलान भी किया। पत्रकारों के साथ बातचीत में केजरीवाल ने कहा कि अगर यूपी में हमारी सरकार बनती है तो प्रदेश के सभी लोगों को अयोध्या में रामलला के मुफ्त में दर्शन कराएंगे। केजरीवाल ने कहा कि आज मुझे भगवान के दर्शन करने का सौभाग्य मिला और मैं चाहता हूं कि हर भारतवासी को यह सौभाग्य मिले। केजरीवाल ने कहा कि हम 2 काम करने वाले हैं। पहला, हम दिल्ली के अंदर मुख्यमंत्री तीर्थ योजना चला रहे हैं। इसके तहत लोगों को मुफ्त तीर्थ यात्रा कराई जाती है। मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ राम जन्मभूमि में श्री रामचंद्र जी के दर्शन करने का। कल रात को सरयू माँ की आरती की थी हम लोगों ने। आज सुबह हनुमानगढ़ी जाके हनुमान जी के दर्शन किए और अभी श्री रामचंद्र जी के दर्शन किए। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ अपने देश के लिए कि सभी देशवासी हमेशा खुश रहें, सबका मंगल हो। जो कोरोना से अपना देश पीड़ित है, ये कोरोना बीमारी खत्म हो। मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ
राम जन्मभूमि में श्री रामचंद्र जी के दर्शन करने का। और उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 में अब ज्यादा समय नहीं बचा है। यूपी चुनाव की घोषणा चुनाव आयोग जनवरी मध्य में कर सकता है। तमाम राजनीतिक दलों के लिए यूपी का चुनाव हमेशा से महत्वपूर्ण रहा है और इस बार भी भाजपा, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी व कांग्रेस अपना पूरा जोर यूपी के विधानसभा चुनाव में लगाए हुए है। बीजेपी के बाद समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव सोशल इंजीनियरिंग के जरिए यूपी का किला फतेह करने की तैयारी कर रहे हैं। सोशल इंजीनियरिंग के तहत समाजवादी पार्टी पहली बार दलित संगठन खड़ा कर नए वर्ग को अपने पाले में खींचने की रणनीति पर जोर है। अखिलेश यादव ने विजय यात्रा शुरू करने के साथ ही सूबे में चल रहे पार्टी अभियान की समीक्षा की कमान अपने हाथों में ले ली है। सपा रणनीतिकारों को इस बात का भरोसा है कि महंगाई, पेट्रोल डीजल के आसमान छूते दाम, किसानों का मुद्दा, बेरोजगारी आदि को लेकर यूपी में भाजपा की सरकार का ग्राफ गिरा है। समाजवादी पार्टी सपा लोगों के इस गुस्से को अपने पक्ष में भुनाने में जुटी हुई है। नोएडा के थाना फेज 2 में अधिवक्ता निशांत की हत्या के मामले में पुलिस सेक्शन में है। परिवार के लोगों से पूछताछ की बताया जा रहा है कि परिवार के ही लोगों से जमीनी और मृतक बहन के ससुराल पक्ष से विवाद चल रहा था। पुलिस कई पहलुओं से मामले की जांच कर रही है। वहीं मामले के खुलासे के लिए पुलिस ने 4 टीमें गठित की हैं। डीसीपी सेंट्रल हरीशचंद्र ने कहा है कि आरोपियों की तलाश की जा रही है और जल्द ही आरोपी पुलिस के शिकंजे में होंगे। ये थाना फेज 2 को एक सूचना प्राप्त हुई थी कि यथार्थ हॉस्पिटल में निशांत नाम के एक शख्स को एडमिट कराया गया था, जहां इनकी मृत्यु हो गई है। निशांत इलाहाबाद के रहने वाले थे, पेशे से अधिवक्ता थे और इनकी गोली लगने से जो है वो मृत्यु हो गई है, जैसा जानकारी में निकल करके आया है। परिवारजनों से बात की गई है। इसमें कुछ बिंदुओं पर उनके द्वारा सूचना दी गई है। इसमें जो इनके परिवार के लोग थे उनसे ज़मीन का जो है वो एक विवाद इनका चल रहा था, काफ़ी समय से चल रहा था और इसके अलावा इनकी सिस्टर का भी जो है वो ससुरालजनों से विवाद चल रहा था। ये थाना फेज 2 को एक तो अधिवक्ता निशांत हत्या मामले में पुलिस सेक्शन में नजर आ रही है। आरोपियों को पकड़ने के लिए 4 टीमों का गठन किया गया है और पुलिस की तरफ से कहा गया कि जल्द से जल्द आरोपी गिरफ्त में होंगे। तो जल्द ही पुलिस गिरफ्त में होंगे आरोपी। 4 टीमों का गठन किया गया है। अधिवक्ता निशांत हत्या मामले में एक्शन में नजर आ रही है पुलिस। तो आरोपियों को पकड़ने के लिए 4 टीमों का गठन किया गया है। निशांत शर्मा हमारे साथ फोन लाइन पर ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ गए हैं। निशांत, अधिवक्ता निशांत हत्या मामले में पुलिस सेक्शन में है और ये कहा जा रहा है कि जल्द से जल्द आरोपी जो हैं वो पुलिस गिरफ्त में होंगे। क्या कुछ अगर हम बात करें, टीमों का गठन किया गया है, तलाश जारी है, अपडेट क्या है इस मामले पर आपके पास? हाँ देखिए, नोएडा पुलिस जो नोएडा सेंट्रल पुलिस है पूरी तरह से एक्शन में है। डीसीपी जो हरीशचंद्र है खुद वहाँ पूरी टीम को लीड कर रहे हैं। उसके बाद में 4 टीमें गठित की गई हैं और पुलिस कमिश्नर आलोक सिंह की खुद नजर है इस हत्या के मामले में और जिस तरीके से अधिवक्ता की हत्या हुई है उसी के बाद से नोएडा पुलिस एक्शन में है और अलग अलग बिंदुओं पर पूरी तरह से जांच की जा रही है। इसमें सामने यह भी आ रहा है कि जो परिजनों से पूछताछ की है कि जमीन विवाद भी काफी लंबे समय से चल रहा था, वहीं जो मृतक है उसकी बहन के ससुराल पक्ष से भी विवाद चल रहा था। इन बिंदुओं पर भी गहनता से जांच की जा रही है, जिसके बाद में 4 टीमें गठित की गई हैं और पुलिस जो डीसीपी हरिश्चंद्र है उनका साफ कहना है कि जल्दी जो आरोपी हैं वो पुलिस की गिरफ्त में होंगे, जल्दी इस केस का अनावरण किया जाएगा, जल्दी खुलासा किया जाएगा। लेकिन जिसके बाद हत्या के मामले में हत्या होने के बाद रात से ही पुलिस जो है एक्शन में देखने को मिल रही है और जल्दी आरोपियों की गिरफ्तारी करेगी। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और वहीं कानपुर देहात के चौबेपुर थाना क्षेत्र में 2 पड़ोसियों के बीच हुई मारपीट देखते ही देखते खूनी संघर्ष में बदल गया। मारपीट के दौरान एक अधेड़ शख्स की पीट कर हत्या कर दी गई। मारपीट और धारदार हथियार से हमले में कई लोग घायल हो गए। पीड़ित पक्ष का आरोप है कि पुलिस की मौजूदगी में मारपीट हुई, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की है।
और वहीं यूपी में हिट हुआ सीएम योगी का कोरोना मॉडल। यूपी में एक्टिव कोरोना के केस 100 से नीचे पहुंचे हैं। राज्य में अब 94 एक्टिव कोरोना केसों की संख्या। यूपी में बीते 24 घंटों में 5 नए कोरोना के केस मिले हैं। तो उत्तर प्रदेश के योगी मॉडल की तारीफ विदेशों में भी लगातार होती रही है और अब ये कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में योगी मॉडल हिट हुआ है। राज्य में अब 94 एक्टिव कोरोना के केसेस, यानी कि पूरे राज्य की बात करें तो मात्र 94 एक्टिव केस हैं उत्तर प्रदेश में। यूपी में हिट हुआ सीएम योगी का कोरोना मॉडल। और रायबरेली में बिजली विभाग की बड़ी लापरवाही उजागर हुई है। बिजली विभाग ने झोपड़ी में रहने वाले परिवार को लाखों का बिल थमा दिया। 16,18,000 का बिल देखने के बाद परिवार के होश उड़ गए। अब न्याय के लिए परिवार अधिकारियों से गुहार लगा रहा है। तो झोपड़ी में रहने वाले को थमाया लाखों का बिल, परिवार को मिला 16,18,000 का बिल। और वहीं रायबरेली मिल एरिया थाना क्षेत्र में शॉर्ट सर्किट से एक घर में आग लग गई। आग इतनी भीषण थी कि घर में रखा सारा सामान जलकर राख हो गया। जिस वक्त आग लगी थी परिवार के सभी सदस्य सो रहे थे। गनीमत रही कि परिवार के सभी सदस्य समय रहते घर से बाहर निकल गए। और उन्नाव के बांगरमऊ कोतवाली क्षेत्र में बिजली विभाग की लापरवाही से दंपति की मौत हो गई। खेत में काम कर रहे किसान दंपति पर हाई टेंशन तार गिर गई, जिससे करंट की चपेट में आकर पति पत्नी की मौत हो गई। ग्रामीणों का आरोप है कि तार में कई जगह ज्वाइंट होने के बाद भी 6 महीने से तारों को नहीं बदला गया था। और बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ। नमस्कार।